तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के लिए जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। और क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो पहला चैप्टर होता है जीव में जन्म, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इस चैप्टर का ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। और यदि आप लोग लेक्चर नंबर 4 तक पूरा देख लेते हो अच्छे तरीके से, तो यह चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में जितनी भी चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें इस वीडियो के अंतर्गत आपको कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका पहला चैप्टर होता है जीव में जन्म, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हम लोग इस वीडियो को करने वाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग सारे पार्टों को अच्छे से देख सकते हो और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हो। और साथ ही में इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, यह चैप्टर का पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। इसके अलावा यदि आपको 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 499 है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और साथ ही में टेस्ट वगैरह सारी चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीजें आपको मात्र 499 में दी जा रही हैं। तो इसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात करते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो पहला चैप्टर होता है जियोमेट्री, इस चैप्टर का जो आपका लास्ट पार्ट होता है उसको आइए हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को मैं हटाता हूँ, लास्ट पार्ट को हम लोग करना शुरू करते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था लैंगिक जन्म की घटनाओं तक, और इसमें हम लोगों ने 3 घटनाओं को देखा था। इसमें पहली घटना आपकी होती है निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसमें आपकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला आपका होता है युग्मक जनन और दूसरा आपका होता है युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक जनन की यदि हम लोग बात करेंगे तो पादपों में युग्मक जनन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग समझेंगे, और युग्मक जनन में आपका जंतुओं में किस प्रकार से युग्मक जनन होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉइंट आपका इसमें था युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जो युग्मक बन जाता है तो उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। और इसमें फिर आपका जो दूसरा प्रकार था, यानी कि लैंगिक जनन की जो दूसरी घटना थी, मेन घटना वो आपकी थी निषेचन। तो निषेचन भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है बाह्य निषेचन, एक आपका होता है आंतरिक निषेचन, इसे भी हम लोग समझने वाले हैं। और लास्ट में आपका होता है निषेचन पश्च घटना, जिसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं। पहला आपका होता है युग्मनज, दूसरा आपका होता है भ्रूणोद्भव। अब इसमें आपका पादपों में भ्रूणोद्भव किस प्रकार से होता है, जंतु में भ्रूणोद्भव, और साथ ही में अंडज और जरायुज के बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है लैंगिक जन्म की घटनाओं के बारे में होने वाला है, और निषेचन पूर्व घटना से लेकर के निषेचन पश्च घटना तक हम लोग समझने वाले हैं। और इस वीडियो में यही चीज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं, साथ ही में ये आपका लास्ट टॉपिक भी होने वाला है चैप्टर का। और यहाँ तक यदि आप लोग पढ़ ले जाते हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चीजें मैं आपको समझाऊंगा, पूरा यदि आप लोग देख लेते हो तो आपका जो चैप्टर होता है जीव में जन्म वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लैंगिक जन्म की घटना में जो आपकी पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना, उसमें 2-3 जो टॉपिक होते हैं इसमें, जैसा कि युग्मक जनन हो गया, युग्मक स्थानांतरण हो गया, इन सारे को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। और जब हमारा पहला जो है इसमें आपका निषेचन पूर्व घटना ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग निषेचन की ओर बढ़ेंगे, और निषेचन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अगले पेज पर आते हैं और वहां पर हम निषेचन पूर्व घटनाओं से स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। इस चार्ट को आप लोग बार देख लीजिए, पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर समझाया था लास्ट में आपको, तो ये चीज आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। तो आइए देख लेते हैं निषेचन पूर्व घटना कौन कौन सी इसमें आपकी होने वाली है। निषेचन पूर्व घटना में आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि निषेचन से पहले की सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। इनमें 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, यानी कि जो निषेचन से पहले की जो घटना होती है उसे ही हम लोग निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। और निषेचन पूर्व घटना में आपकी 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला आपका होता है युग्मक जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं युग्मक जनन क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो आप लोग बताओगे कि एक द्विगुणित युग्मक मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग युग्मक जनन बोलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक द्विगुणित युग्मक जो मातृ कोशिका होती है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप ही नर और मादा युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग युग्मक जनन बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में, यानी कि जो कुछ जीव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार से होती है उसको भी आइए समझ लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जीवों का नाम, फिर आप लोग देखेंगे नर एवं मादा में गुणसूत्रों की संख्या, और फिर आप लोग देखोगे नर एवं मादा में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला नाम आपका दिया गया मनुष्य का। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपको पहले से पता है कि कितनी होती है, तो आपको पहले से जानते हैं 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में होता है। लेकिन जो उसका युग्मक बनता है, जैसे कि नर का युग्मक जो बनता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। और मादा के जो में होता है, मादा में जो युग्मक बनता है उसमें भी आपका 23 गुणसूत्र होते हैं। और जब आपका नर और मादा का 23 मिलता है तब जाकर के नई संतान उत्पन्न होती है, जिसमें आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि मनुष्य में टोटल आपका
पास 46 गुणसूत्र होते हैं और यहाँ पर जो युग्मक बनता है युग्मक में आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। नर में भी 23 और मादा में भी 23 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरे नंबर पर आपका यहाँ पर दिया कुत्ता, तो कुत्ता का जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 78 होती है और यहाँ पर जो इसका युग्मक बनता है युग्मक में आपके 39 होती है। चूहा का जो गुणसूत्र होता है वो आपका होता है 42 और उसका जो युग्मक होता है युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 21 होती है। और यहाँ पर बिल्ली है तो बिल्ली का जो गुणसूत्र होता है आपका 38 होता है और उसमें जो युग्मक बनता है युग्मक का जो गुणसूत्र की संख्या होती है युग्मक में वो आपकी 19 होती है। बिल्ली में इसी प्रकार से मैंने आपको बता दिया। फिर घरेलू मक्खी में आपका होता है 24 गुणसूत्र और उसके युग्मक में 12 होते हैं। फल मक्खी में आपके 8 होते हैं गुणसूत्र और साथ ही में जिसका युग्मक बनता है युग्मक में आपके 4 होते हैं। तितली में 380 होता है और जो उसका युग्मक बनता है उसमें आपका 190 होता है। फिर यहाँ पर आपका दिया गया एस्केरिडिस मिगेलोसेफिला जिसमें आपका 2 होता है गुणसूत्र और उसका जो युग्मक बनता है उसमें आपका 1 गुणसूत्र होता है। फिर आपका दिया गया हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, इसमें आपका 4 गुणसूत्र होते हैं और उसमें जो युग्मक बनता है उसमें आपके 2 होते हैं। फिर आपका यहाँ पर दिया गया प्याज का, तो प्याज में आपके 32 गुणसूत्र होते हैं और उसका जो युग्मक बनता है उसमें आपके 16 होते हैं। फिर चावल है, चावल में 24 होता है और उसका युग्मक में 12 होता है। मक्का में 40 होता है, उसके युग्मक में 20 होता है और आलू में 48 होता है और उसके युग्मक में 24 होता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोग समझ लिया है। सबसे पहले हम लोग इस पेज पर क्या क्या चीज़ों पढ़ा है उसे आप लोग देख लीजिए। हम लोगों ने निषेचन पूर्व घटना को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस के बारे में समझा और युग्मक जनन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या और साथ ही में उनके युग्मक में किस प्रकार से कितनी गुणसूत्र की संख्या होती है उससे भी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं और जो निषेचन पूर्व घटना का जो आपका दूसरा प्रकार था जो कि आपका था युग्मक स्थानांतरण, उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ और युग्मक स्थानांतरण को लेकर के आ जाते हैं। तो क्या होता है युग्मक स्थानांतरण, आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि क्या होता है युग्मक स्थानांतरण। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे गैमेट ट्रांसफर, जो कि आपका होता है किस प्रकार से होता है ये समझते हैं। इसमें आप बताओगे कि निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है, यानी कि जब युग्मक का निर्माण हो जाएगा उसके बाद फिर निषेचन के लिए युग्मक का स्थानांतरण होना आवश्यक होता है, तभी जाकर के नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे जिससे नई संतान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर यही चीज दी गई है कि निषेचन के लिए युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है। प्रायः नर युग्मक चल तथा मादा युग्मक जो होता है वो अचल होता है, यानी कि चल का मतलब होता है कि जो नर युग्मक होता है वो चल करके जा सकता है, जो मादा युग्मक होता है आपका अचल होता है। फिर आगे इसमें हमको दिया गया ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में प्रायः युग्मकों के स्थानांतरण हेतु जल आवश्यक है, यानी कि जो ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा होता है इसमें युग्मक का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो आप बता सकते हैं जल के द्वारा होता है, यानी कि जल के द्वारा ही नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है और वहां से फिर युग्मक का कह सकते हैं कि जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका युग्मक स्थानांतरण हो जाता है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है जैसे कि निषेचन और निषेचन की बाकी प्रक्रिया, वो सारी चीजें होती हैं युग्मक स्थानांतरण के बाद में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में प्रायः युग्मकों के स्थानांतरण हेतु जल आवश्यक होता है। आगे आप इसमें बताएंगे जबकि अनावर्त बीजियों व आवर्त बीजियों में परागकण के स्थानांतरण या परागकण या परागण हेतु विभिन्न बाह्य स्रोत जैसा कि वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता के द्वारा आपकी आदि की सहायता से ही युग्मक का स्थानांतरण होता रहता है। आगे आप इसमें बताएंगे कि इस कारण निषेचन की संभावना की वृद्धि के लिए यह परागकण अधिक संख्या में बनते हैं, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कम मात्रा में यहाँ पर युग्मक बनेंगे तो हो सकता है कि वो अपने उचित स्थान पर ना पहुंच पाए और उनका निषेचन ना हो पाए, तो इसीलिए अधिक मात्रा में यहाँ पर बनते हैं परागकण, जिसकी वजह से अगर कुछ इधर उधर बिखर के खराब भी हो जाते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं वो अपने मूल स्थान पर पहुंच करके निषेचन की प्रक्रिया को करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर होता है विभिन्न जैसे कि आवर्त बीजी हो गए और अनावर्त बीजी हो गए, इनमें क्या होता है कि जो युग्मक बनते हैं वो बहुत ही भारी मात्रा में बनते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से अपने मूल स्थान पर पहुंच करके यानी कि मादा के पास पहुंच करके युग्मक कह सकते हैं पहुंच करके वहां पर निषेचन की प्रक्रिया कर पाए। तो यहाँ पर आपको युग्मक स्थानांतरण भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले निषेचन के बारे में कि निषेचन क्या होता है। तो निषेचन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, आइए इसको समझ लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे, संलयन कर लेंगे, तो उससे जो युग्मनज बनेगा, यानी कि जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो युग्मनज बनेगा। तो युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इसे हम लोग युग्मक संलयन भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन होने पर द्विगुणित युग्मनज उत्पन्न होता है, इसीलिए आप बता सकते हो कि निषेचन होने के स्थान के अनुसार निषेचन दो प्रकार का होता है। आपको यहाँ पर समझना है
कि इसमें क्या होता है कि युग्मकों का जो संलयन होता है वो होने पर द्विगुणित युग्मनज उत्पन्न होता है, इसीलिए हम लोग उसको युग्मक संलयन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब निषेचन जो होता है उसके होने के स्थान के आधार पर हम लोग निषेचन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है बाह्य निषेचन, दूसरा आपका होता है आंतरिक निषेचन। जब शरीर के बाहर निषेचन होगा तो आपका बाह्य निषेचन होगा, और जब शरीर के अंदर निषेचन होगा तो आपका आंतरिक निषेचन होगा। यही चीज आपको समझनी है। यहाँ पर आप बताओगे बाह्य निषेचन में सबसे पहले कि इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर से भी बाहर होता है और यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। यानी कि जो बाह्य निषेचन होता है ये प्राणी के शरीर से बाहर होता है और यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। उदाहरण में आप बता सकते हो बोनीफिश, अधिकांश शैवालों तथा कुछ कवकों आदि में बाह्य निषेचन पाया जाता है। फिर आपका इसमें होता है आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में आप बताओगे कि इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर के भीतर होता है और यह निषेचन साधारणतः सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों और कुछ अर्धस्थलीय जीवों में पाया जाता है। उदाहरण आप बता सकते हो कवक, शार्क, रेंगने वाले जीव तथा आवर्तबीजी आदि प्रकार के जो होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों में भी आंतरिक निषेचन होता है। तो इस प्रकार से निषेचन के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। सबसे पहले हमने निषेचन के बारे में समझा कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में समझा। यानी कि बाह्य निषेचन जब शरीर से बाहर निषेचन हो तो हम लोग बाह्य निषेचन बोलेंगे, जब शरीर से अंदर निषेचन हो तो हम लोग आंतरिक निषेचन बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और नोट पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने लायक है। इस पेज को मैं हटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नोट पॉइंट आपका ये है अनिषेक जनन क्या होता है, ये भी आपका कह सकते हैं एक पार्ट है निषेचन का। तो अनिषेक जनन क्या होता है ये आपको नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से पार्थेनोजेनेसिस से। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे अनिषेक जनन क्या होता है। तो आप बताओगे यहाँ पर कि लैंगिक जनन में अगुणित शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं जिससे नए जीव का निर्माण होता है, परंतु कई जातियों में अनिषेचित अंडाणुओं से ही संतति जीव विकसित हो जाती है और इस प्रकार के जनन को हम लोग अनिषेक जनन बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि लैंगिक जनन में क्या होता है, जब आपका अगुणित शुक्राणु अगुणित अंडाणु से मिलेगा तब जाकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा और जिससे ही नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन कुछ जातियों में ऐसा भी होता है कि उनमें कह सकते हैं कि अनिषेचित यानी कि निषेचन के बिना ही क्या होता है, कुछ अंडाणु जो होते हैं वो संतति जीव में विकसित हो जाते हैं और इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि शुक्राणु की आवश्यकता ही नहीं होती है, केवल अंडाणु ही संतति जीव में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार के कह सकते हैं जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। और इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 ईस्वी में खोजा था और यह आपका दो प्रकार का होता है। यानी कि जो अनिषेक जनन होता है आपका दो प्रकार का होता है और अनिषेक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है अक्सर। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है कि लैंगिक जनन में अगुणित शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं जिससे नए जीव का निर्माण होता है, परंतु कुछ जातियों में अनिषेचित अंडाणुओं से ही संतति जीव का विकास हो जाता है और इस प्रकार के जनन को हम लोग अनिषेक जनन बोलते हैं। और इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 ईस्वी में खोजा था और यह दो प्रकार का होता है। अनिषेक जनन का जो पहला प्रकार आपका होता है आपका हो जाता है कृत्रिम अनिषेक जनन, दूसरा आपका होता है प्राकृतिक अनिषेक जनन। तो कृत्रिम अनिषेक जनन आप बताओगे इसमें कि कुछ जीवों के अंडाणु को कृत्रिम रूप से बिना निषेचन के ही परिवर्धन हेतु प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार का अनिषेक जनन जो होता है वो कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे कि मेढक आदि में कृत्रिम अनिषेक जनन देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कुछ जीवों के अंडाणु को हम लोग क्या कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से यानी कि अपने आप से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना निषेचन के ही हम लोग परिवर्धन हेतु उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का निषेचन आपका अनिषेक जनन कहलाता है, कृत्रिम अनिषेक जनन, जैसे कि मेढक आदि में कृत्रिम अनिषेक जनन को अपनाया जा सकता है। दूसरा आपका इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन। तो इसमें आप बताओगे कुछ जीवों जैसे कि एपिडस, रोटिफर, कुछ सांप तथा कीटों में अनिषेक जनन एक नियमित घटना के रूप में होता है और प्राकृतिक अनिषेक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार से अनिषेक जनन भी आप लोग समझ गए होंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम अनिषेक जनन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और साथ ही में यदि आप लोगों ने भी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही में ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका निषेचन पश्च घटना यानी कि निषेचन के बाद वाली जो घटना है केवल वही बची है और उस घटना को जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे ये आपका चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरी घटना होती है निषेचन में, या कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में, वो आपकी होती है निषेचन पश्च घटना। यानी कि निषेचन के बाद होने वाली जो घटना होती है उसको हम लोग निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे निषेचन पश्च घटना में कि लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं जो होती हैं वो निषेचन पश्च घटनाएं
घटनाएं कहलाती हैं, जिसमें युग्मनज निर्माण एवं भ्रूण विकास, भ्रूणोद्भव प्रमुख घटनाएं आपकी होती हैं। तो इस प्रकार से जो लैंगिक जनन होता है, इसमें निषेचन के जो बाद की जो घटना होती है उसको हम लोग निषेचन के बाद की घटना या फिर निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, भ्रूण विकास होता है, भ्रूणोद्भव होता है, प्रमुख घटनाएं होती हैं। ये चीज आपको यहाँ पर समझ के चलना है। सबसे पहले हम इसमें समझने वाले हैं युग्मनज के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे कि लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, यानी कि प्रथम कोशिका होती है, फिर उसी से अनेकों कोशिकाएं बनती चली जाती हैं और फिर जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में जो युग्मनज होता है वो नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में यह क्रिया बाह्य जलीय माध्यम में होती है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह युग्मनज मादा शरीर के भीतर ही बनता है। तो इस प्रकार से युग्मनज आपका ये हो जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम इसमें दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव क्या होता है उसे भी आइए समझ लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग भ्रूणोद्भव बोलते हैं, यानी कि जब युग्मनज से भ्रूण बनेगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव बोलेंगे। और भ्रूणोद्भव में युग्मनज में लगातार बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं और ये विभाजन भ्रूण की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये आपका भ्रूणोद्भव हो जाता है इस प्रकार से कि युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको भ्रूणोद्भव बोलते हैं। और भ्रूणोद्भव में युग्मनज में लगातार बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं और ये विभाजन भ्रूण की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इसे भी आपने समझ लिया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इसमें बताना है भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के स्थान के आधार पर जंतुओं को दो श्रेणियों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला आपका होता है अंडज, दूसरा आपका होता है जरायुज। इन दोनों टॉपिक को आप लोग पढ़ लो, फिर ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे अंडज क्या होता है। तो ऐसे जंतु जो बाह्य वातावरण में निषेचित अंडे देते हैं, जो एक निश्चित अवधि के बाद नई संतति को जन्म देते हैं, उन्हें हम लोग अंडज बोलते हैं। यानी कि जो ऐसे जीव जो होते हैं जो अंडे देते हैं वो आपके अंडज कहलाते हैं, जैसे कि पक्षी, मेढक आदि आपके क्या होते हैं, अंडज कहलाते हैं। आगे आप इसमें समझेंगे जरायुज के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद नए शिशु प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं, उन्हें हम लोग जरायुज बोलते हैं। जैसा कि मनुष्य हो गए, जैसे कि हम लोग हो गए, तो इसमें क्या होता है, इसमें नए शिशु को प्रसव द्वारा पैदा किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। और बंदर में भी इस प्रकार से ये होता है। तो अंडज आप समझ गए कि ऐसे जंतु जो बाह्य वातावरण में निषेचित अंडे देते हैं वो आपके अंडज कहलाते हैं। और जो ये कह सकते हैं कि निश्चित अवधि के बाद ही नई संतान को जन्म देते हैं, उन्हें हम अंडज बोलते हैं। जैसे कि पक्षी, मेढक आदि आपके अंडज के उदाहरण हो गए। जरायुज में मैंने आपको बताया कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद नए शिशु को प्रसव द्वारा पैदा किया जाता है, उन्हें हम लोग जरायुज बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, इस प्रकार से आदि आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर था जीवों में जनन, यह चैप्टर का पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।